स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई डिस्कशन होने वाली है, जहां पे हम लोग इंडिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस के बारे में। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैं कहूंगा यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में। यानी कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रांस अटलांटिक अलायंस एंड द ट्रेंड्स इन ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस। एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होने वाला है कि किस दिशा में आगे आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका के रिलेशंस बढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग पिछले 2 साल पहले की या फिर 4 साल पहले की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के और यूएस के रिलेशंस वर गोइंग डाउनहिल, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने इन दोनों पार्टीज को अभी साथ में लाया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अनुमान लगाने वाले हैं कि आने वाले समय में किस तरह की ट्रेंड्स होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप, यानी कि यूएसए और ईयू के बीच किस तरह रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। अब ये डिस्कशन क्यों जरूरी होगा, क्योंकि देखिए इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं आईआर में, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर पेपर में, या फिर जनरल स्टडीज में भी। पहले तो नॉर्मली आईआर के नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक, दूसरे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी सवाल आया करते हैं इन ओल्ड पैटर्न, बट आजकल थोड़ा सा कम हुए हैं। बट नॉनदलेस इट इज अनप्रेडिक्टेबल PSC, सो एनी टाइम सवाल आ सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप, और यहाँ पे हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट एक सर्वे है लोगों की फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम अमेरिका की किस तरह उनका रवैया है अबाउट EU, अबाउट अमेरिका, अबाउट अदर कंट्रीज, यानी कि यूरोप और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में लोगों की सर्वे और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। साथ ही साथ एंड में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे इन दी ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप। ये हमारा एजेंडा रहेगा आज की डिस्कशन का। तो ये सारी चीजें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए टू एनरोल फॉर आवर लास्ट बैच शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर 2022 से। रिमेंबर, दिस वुड बी योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन। अगर आपने पहले ज्वाइन किया है तो आप स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल देख सकते हो, एस्पिरेंट्स की प्रोग्रेस को देख सकते हो, MCQ सॉल्यूशन में किस तरह से वो एक्सपर्टीज पा रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे इंप्रूवमेंट चल रही है। स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा 18,999 में, बट यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। जब भी आप चेकआउट करोगे वेबसाइट या ऐप, वहां पे इस कोड को इस्तेमाल करोगे जस्ट बिफोर द चेकआउट, तो प्राइस आपको ये मिल जाएगा। इस प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एवरीथिंग, द होल शेबैंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो डू एनरोल, कुछ ही घंटे बचे हुए आपके पास, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं डेवलपमेंट की। आप जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में ये पिक्चर बहुत सी चीजें बताता है। पिछले कुछ महीनों से, फरवरी 24 से हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और युद्ध अभी एक नई टेक्निकलिटी लाया है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ महीनों में रशिया का कभी पलड़ा भारी था, यूक्रेन का कभी पलड़ा भारी था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में यूक्रेन ने रिटेलिएट किया है। यूक्रेन इज नाउ ऑन द ऑफेंसिव। आपने देखा कि रिसेंट टाइम्स में कर्च ब्रिज के ऊपर एक एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि जो ब्रिज क्रीमिया से कनेक्ट कर रहा था वहां पे एक एक्सप्लोजन हुआ। इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हुई जहां से रशिया को बहुत सारा नुकसान हुआ, रशिया ने भी रिटेलिएट किया। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में कई सारे ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से गैस सप्लाई यूरोप को अब ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, हम लोग कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, द विंटर इज कमिंग, यानी कि अगले कुछ महीनों में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, उन्हें गैस की ज़रूरत पड़ती है खुद को गर्म रखने के लिए। बेसिकली रेडिएटर्स चलाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी नीड्स के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो द विंटर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टेंशन फिल्ड फॉर द यूरोपियंस गोइंग फॉरवर्ड। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का महत्व है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। युद्ध का जो भी रिजल्ट हो, युद्ध की जो भी डायरेक्शन हो, जो भी ट्रैजेक्टरी हो, इट इज गोइंग टू हैव अ बेयरिंग ऑन द US एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस, राइट। देखिए, दिस इज द अपडेट, इसकी वजह से हम लोग डिस्कशन जरूर करें। लेकिन सबसे पहले चलिए सर्वे के बारे में बात करते हैं। इस सर्वे के अनुसार
क्या है लोगों की प्रतिक्रिया विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, पहले वो समझते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स। देखिए ये रिपोर्ट है 2020 ट्रांस अटलांटिक ट्रेंड्स पब्लिक ओपिनियन इन द टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल? दिस टर्मोइल। अब लोगों में सर्वे हुई, उनसे पूछा गया कि हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर, हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर राइट नाउ इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, और 64% रेस्पोंडेंट ने बताया कि अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ये रहा ही है। हम लोग हमेशा कहते हैं, अगर हम लोग हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी की बात करें, वो कहता है कि हर सेंचुरी में एक हेजेमन होता है। पहला हेजेमन था यूनाइटेड किंगडम, यूएस से पहले, अभी यूएसए हेजेमनी कहते हैं, ऑल्दो हेजेमनी इज बीइंग इरोडेड, बट स्टिल US is a influential player, European Union as a group is a influential player, next China with 13%, रशिया है, ये रेस्पोंडेंट्स ने बताया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, किस लोगों की प्रतिक्रिया यह है कि अगले 5 सालों में जो इन्फ्लुएंस था यूनाइटेड स्टेट्स का वो धीरे धीरे कम होने वाला है। यूरोपियन यूनियन का भी इन्फ्लुएंस कम होगा, दूसरे प्लेयर जैसे इंडिया हो गया या फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स फ्रॉम अफ्रीका, इंडिविजुअल प्लेयर्स फ्रॉम इंडो पैसिफिक, उनका और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। एशियन कॉन्टिनेंट से बढ़ने वाला, जैसे कि चाइना +12, रशिया +4, ये इनकी प्रोजेक्शन है, ये इनका अनुमान है। इसके अलावा इनसे पूछा गया कि रशिया के बारे में आपका क्या सेंटिमेंट है, मोस्टली नेगेटिव सेंटिमेंट है बिकॉज ऑफ वॉर, ऑलमोस्ट 73% रेस्पोंडेंट्स ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, रशिया इज द एग्रेसर एटसेट्रा। यूरोप के बारे में इनसे सवाल पूछा गया, यूरोप में कौन से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री से, ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इज जर्मनी, देन यू हैव गॉट फ्रांस, देन देयर इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, राइट। अब अगर हम लोग ट्रेंड्स की बात करें, ये मैंने आपको सर्वे क्यों बताई, क्योंकि उसका भी कनेक्शन हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है विद रिस्पेक्ट टू द यूएसए एंड ईयू रिलेशंस गोइंग फॉरवर्ड। सबसे पहला लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, देखिए मैंने आपको बताया कि 2 साल 3 साल पहले अगर आप रिलेशंस देखो तो ट्रांस अटलांटिसिज्म वाज गोइंग अवे, यानी कि ईयू एंड यूएस वर ग्रोइंग अपार्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कहीं ना कहीं इस वॉर ने यूएसए और ईयू को साथ में लाया। क्यों? क्योंकि एक कॉमन एडवर्सरी आया, रशिया। लेकिन अभी जिस तरह से वॉर की डायरेक्शन मूव हो रही है, उसी वॉर की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग फिर से यूएसए और ईयू के बीच एक दरार जरूर देख सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे कि हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, सभी को पता है, मोस्टली यूरोपियन यूनियन में जो लोग हैं, जो रेस्पोंडेंट्स है, उन्हें भी पता है कि यूएस इज बेसिकली अ बिजनेसमैन ऑफ डेथ। पहले से ही यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप के पैसों पे वो लोग कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी टाइम की बात करें, 100 साल पहले चलते हैं, 1990, 1914, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, किसने वेपन सप्लाई शुरू की? वेपन सप्लाई करना यूएसए। विश्व युद्ध 2 में भी सबसे बड़ा सप्लायर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थ्राइव्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी एरा की बात करें, कोल्ड वॉर की बात करें, किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, ऑल्दो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए। जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर कोल्ड वॉर में थे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स हुए, बहुत सारी जगह पे उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दी। जो यूएसए की एंटायर डिफेंस इंडस्ट्री है, लॉकहीड मार्टिन की बात कीजिए आप, दूसरे जो उनके डिफेंस जायंट्स हैं उनकी बात कीजिए, दे थ्राइव ऑन दिस, दे थ्राइव ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोग बहुत रीसेंट टाइम्स की बात करें, आप जानते हैं पिछले साल यूएसए वाज मोस्टली इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं, फुट सोल्जर्स भी है, नेटो की तरफ से भी जा चुके हैं, यानी कि इनकी डिफेंस इंडस्ट्री वाज प्रिवेलिंग क्वाइट वेल। लेकिन अफगानिस्तान से बाहर निकले तो अभी मैं ये कह सकता हूं, फॉर द यूएस पीपल एक्चुअली यूक्रेन इज लाइक द न्यू अफगानिस्तान फॉर देम। क्यों? क्योंकि इनकी डिफेंस इंडस्ट्री थ्राइव हो रही है अभी भी। और युद्ध में अगर आप बात करें, युद्ध में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। अब इसकी वजह से एक दरार जरूर पड़ सकती है। अब ये कैसे? चलिए देखिए, जब यूक्रेन और फ्रांस का युद्ध नहीं हो रहा था, मतलब फरवरी से पहले अगर हम लोग बात करें, युद्ध के संकेत आ रहे थे, यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि रशिया इज गोइंग टू अटैक यूक्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उस समय पे भी अगर आप यूरोपियन यूनियन के जो मेजर प्लेयर्स की बात करें, यानी कि इन प्लेयर्स की बात करें, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो। कहीं ना कहीं दे वांटेड टू नेगोशिएट विद द रशियंस। लेकिन युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद नेटो ने समर्थन दिया यूक्रेन का। लड़ाई की जो हम लोगों ने देखी है, लड़ाई की प्रोग्रेस देखी है, कभी रशिया का पलड़ा भारी, कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी। और अभी जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, आपने देखा कि कर्च ब्रिज को ब्लो अप कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि रशिया की टेरिटरी में जाकर वहां पे एक इतना बड़ा ऑपरेशन करना कि पूरे एक बड़े से ब्रिज को उड़ा देना,
यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट ये कहते हैं कि यूक्रेन सीक्रेट सर्विसेज के पास, यूक्रेन के एजेंट्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस तरह का ऑपरेशन कंप्लीट करें। तो यहाँ पे वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यूएसए की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं थी, यूके की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं थी, यूके के एजेंट्स, यूएस के एजेंट्स ने मदद की टू ब्लो अप द कर्च ब्रिज। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं गैस सप्लाई की ओर। आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन रिलाइज ऑन द रशियन गैस। अब रशिया युद्ध में था, इसलिए गैस को, पाइपलाइन को लेकर ब्लैकमेलिंग भी चली। हम लोगों ने इसको देखा कि गैस सप्लाई कम हुई, मेंटेनेंस के नाम पे उन्होंने गैस सप्लाई बंद की अगेन। बट ब्लोइंग अप ऑफ द पाइपलाइन, ये जो हुआ अगेन, इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन था। किसने ब्लो अप किया? 2-3 एक्सप्लोजन्स हुए, एक छोटा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और वहां पे भी अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, स्वीडिश अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, उसमें द अदर पार्टीज आर नॉट इन्वॉल्व। और वहां पे भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो काम था ब्लोइंग अप ऑफ द गैस पाइपलाइन, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो एडवांस प्लेयर्स जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, इनका हाथ है। अगर यूएस इज इन्वॉल्व देन दैट इज गोइंग टू वाइडन द गैप। क्यों? क्योंकि देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन तो है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में रशिया का भी पैसा लगा है, यूरोपियन यूनियन का भी पैसा लगा है। उसको अगर आपने ब्लो अप कर दिया तो गैस सप्लाई कैसे आएगा? जो भी गैस सप्लाई आ रही थी, नेगोशिएशन करके अगर आगे चल के युद्ध खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं गैस आ सकता था, लेकिन अभी वो भी नहीं आएगा। सो इसकी वजह से अगर यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है, यूक्रेन को उन्होंने मदद की है इन ब्लोइंग अप द पाइपलाइन, इन ब्लोइंग अप द कर्च ब्रिज, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से रशिया बौखला उठा है और रशिया की रिटेलिएशन हो रही है। रशिया इज रेनिंग मिसाइल्स एवरीवेयर, दे आर रेनिंग मिसाइल्स एवरीवेयर इन यूक्रेन। किसी सिटी को नहीं छोड़ रहे, बस बमबाजी चल रही हो। ठीक है, अब अगेन किस दिशा में जाएगा वॉर, नोबडी नोज। दिस इज बेसिकली एस्केलेशन, और अगर एस्केलेशन होगा अगेन US industry is going to thrive. So that is why I told you, I hope you understand, very strong statement ने बताया कि Ukraine is like the new Afghanistan for United States of America and their industries. अब ये अगर होगा, युद्ध अगर चलेगा, तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हम लोग जरूर देख सकते हैं कि दे आर रैदर प्रमोटिंग द वॉर, राइट? दैट वुड बी द ट्रेंड। नेक्स्ट, दूसरा है थ्रेट लेवल इन यूरोप। अब यूरोपियन रेस्पोंडेंट्स को जब पूछा गया कि आपके प्रति सबसे ज्यादा डेंजर क्या है, देखिए यूरोपियन यूनियन में ऑफ कोर्स रशिया, यस डेंजर। इसके अलावा वॉर बिटवीन द कंट्रीज, वॉर बिटवीन द कंट्रीज हम लोग देख सकते हैं। रशिया है, अब रशिया के साथ बेलारूस भी जुड़ चुका है। बेलारूस अगर अटैक करेगा दूसरे कंट्रीज के, यूरोपियन यूनियन के हो, यूरोप के ऊपर हो, तो परिणाम सबके ऊपर होगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के लोग सोचते हैं द थ्रेट परसेप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, इस युद्ध की वजह से यहां पे भी एक नेगेटिविटी आ जाएगी। तो जो भी थ्रेट होगा, थ्रेट लेवल इन यूरोप, ये परसेप्शन जरूर मैटर करेगा। और अगर यूरोप के ऊपर थ्रेट लेवल बढ़ता हुआ जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंस बिटवीन EU एंड USA अगेन, क्योंकि US तो यार आपके अटलांटिक के उस तरफ, बेसिकली अटलांटिक ओशन के उस तरफ है, यूरोप इधर है, लड़ाई यहां चल रही है, थ्रेट यहां पे चल रहा है, तो ये लोग अपने थ्रेट परसेप्शन के बारे में सोचेंगे जरूर। यूएस तो दूसरी तरफ से प्लेयर है जो इन्वॉल्व हो रहा है, और पहले से ही यूएस इन्वॉल्व होता रहा है यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में, और अभी भी वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर थ्रेट लेवल यूरोप में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, दे माइट गो फॉर नेगोशिएशन, दे माइट गो फॉर पीस, डिविएटिंग फ्रॉम यूएस स्टांस, राइट? इसके अलावा रिलेशंस विद चाइना भी एक ट्रेंड फ्यूचर का डिसाइड करेगा। हम जानते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच एक कंपटीशन चल रहा है, इकोनॉमिक कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, और उसके चलते यूएसए ने कोशिश की है चाइना को साइडलाइन करने की, और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ईयू के प्लेयर्स की बात करें, अगेन दीज मेजर प्लेयर्स, उसमें जर्मनी और चाइना के रिलेशंस दे हैव बीन ग्रोइंग क्वाइट एक्सटेंसिवली, और अगर यहाँ पे डिविएशन हुई तो यूरोपियन यूनियन के प्लेयर्स, मेजरली जर्मनी और यूएस के बीच हम लोग एक दरार जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा देयर इज वन मोर प्लेयर which might create conflict, which might create tension going forward in the transatlantic relationship, that is टर्की और तुर्की, राइट? टर्की की जो एप्लीकेशन, या फिर मैं कहूंगा टर्की का जो रवैया रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ, टर्की का जो रवैया रहा है नेटो की तरफ, उसके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ यूएस एंड EU रिलेशन। स्पेशली हम लोगों ने देखा कि स्वीडन ने, फिनलैंड ने अप्लाई किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वीटो कर सकता है टर्की। इसके अलावा टर्की और EU के रिलेशंस दे आर ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड। टर्की के दूसरे यूरोपियन नेशंस के, जैसे कि टर्की, इटली, टर्की, ग्रीस, साइप्रस का इशू, ये सारे इश्यूज तो है ही है।
टर्की की इंडक्शन इनटू यूरोपियन यूनियन, इसके ऊपर भी दरार हो सकती है, इसके ऊपर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन गोइंग इनटू फ्यूचर, राइट। तो बेसिकली ये आइडिया है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस में इंडिया वुड नॉट फिगर मच बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिक्स। लेकिन जब भी यही प्लेयर यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया बिकम्स द सेंटर और द साइनोजर व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, राइट। इनकी जो भी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी से हम लोगों ने देखा है, यूके की इंटीग्रेटेड रिव्यू हम लोगों ने देखी है, जर्मनी की पॉलिसी, हर पॉलिसी में, इंडो पैसिफिक पॉलिसी में इंडिया इज द सेंटर फॉर ऑल दीज कंट्रीज। बट नॉनदलेस आई होप इससे आपको क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में इन चीज़ों के ऊपर यूएसए और यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूरोप के बीच कहीं ना कहीं तनाव ज़रूर बढ़ सकता है। लेट्स वेट फॉर दैट। जब भी कुछ डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।